जरूरत पड़ी। डीके दुबे साहब जवाब दीजिए। मुझे लगता है हैदर अब्बास साहब ने पिछले लॉ कमीशन की जो कंसल्टेशन रिपोर्ट है उसको पढ़ा नहीं है। कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, कोई रिकमेंडेशन नहीं की है। उन्होंने एनालिसिस करके रखा है कि देश में 4 विषयों पर, जिसमें अडॉप्शन मेंटेनेंस का मामला आता है, जिसमें मैरिज डिवोर्स का मामला आता है, जिसमें सक्सेशन का मामला आता है, ये मामलों में कौन से संप्रदाय की क्या प्रैक्टिस है और उनके कानूनों में कितना फर्क है, सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट क्या ऑर्डर कर चुका है, इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। ना ही उस कमीशन की रिपोर्ट ने ये कहा है जरूरत नहीं है, और ना ही कमीशन की कोई रिपोर्ट अभी तक आई है। अगर इनके पास कोई रिपोर्ट हो तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूंगा कि मैं रिपोर्ट पढ़ लूं, कोई रिकमेंडेशन हो तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूंगा कि कोई रिकमेंडेशन ये हमको दिखा दे। कोई रिपोर्ट और रिकमेंडेशन अभी तक नहीं आई है। वो एक प्रोसेस का हिस्सा था जिसमें उन्होंने एनालिसिस करके देश को दिया था और देश को उस पर विचार करने का 3 साल का समय दिया। उसके बाद ये आफ्टर मैथमेटिक्स, आफ्टर कैलकुलेशन फिर से एनालिसिस फिर से शुरू हुआ है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पिछले लॉ कमीशन ने 21वें लॉ कमीशन ने उस पर किसी बात की मनाही की थी या कोई उन्होंने रिकमेंडेशन किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवश्यकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के 6 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट कह चुकी है, और आवश्यकता है ये उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह चुकी है। आवश्यकता है ये, मुझे लगता है कि हमारे देश का एक सामान्य जनमानस उसकी आवश्यकता महसूस कर रहा है। इसलिए इसमें यह कहना कि रिकमेंडेशन की थी या नहीं की थी, अगर इनके पास कोई रिकमेंडेशन हो तो मैं सौभाग्यशाली हूंगा, मुझे बता दें। ठीक है, मैं सीधे पवन राव अंबेडकर साहब के पास चलता हूं। अंबेडकर साहब, ये तो हमारे जो बड़े अंबेडकर साहब हैं, उनका सपना हुआ करता था साहब। पवन राव जी, आपको तो कम से कम इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए यूसीसी में। और जैसा कहा, 6 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, 6 बार बार कह रही है डीके दुबे साहब, और मेरे प्रोड्यूसर अखिल शर्मा ने भी मुझे पॉइंटर भेजा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बार बार कहने पर सरकार ये कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहब। अब कानून की बात हो रही तो कानून से ही शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 2022 को लॉ मिनिस्ट्री ने एक जो है स्टेटमेंट जारी किया, और वो स्टेटमेंट जो है आपके बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश भी हुआ। नो डायरेक्शन कैन बी इशूड टू द पार्लियामेंट टू फ्रेम यूसीसी। सेंटर ने ये डायरेक्शन गाइडलाइन इशू की है। द लॉ मिनिस्ट्री टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू फ्रेम और इनेक्ट एनी लॉ एज इट सॉट टू डिसमिसल द पीआईएल। जितनी भी पीआईएल्स फाइल की गई थी यूसीसी के लिए, उनको सबको रिजेक्ट करते हुए लॉ मिनिस्ट्री ने कहा। और मैं लेटेस्ट एक अपडेट आपको देता हूं कि किरण रिजिजू साहब ने फरवरी 2, 2023 को एक स्टेटमेंट क्लियरली कहा, नो डिसीजन ऑन इंप्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड एज ऑफ नाउ। तो ये तो कानून की बात है। अब आते हैं जो प्रैक्टिकलिटी है, जो इस देश में जो एक फैलाया गया है, जिस तरह से रुख दिया गया है यूसीसी का। आपने बाबा साहब की बात की है, तो बाबा साहब ने 1946 से हिंदू कोड बिल को लाने का प्रयास किया और इस देश में महिलाओं को मान सम्मान दिलाने की लेकर के पूरा प्रयास किया। अब आपको मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। उन तस्वीरों को इस देश को देखना चाहिए कि किस तरह से बाबा साहब का विरोध किन लोगों ने किया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल ला रहे थे और उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो ये एक कार्टून छपा था 18 मार्च 1949 को, और उसमें साफ साफ कहा गया था कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं, उन्होंने महिलाओं को जो अधिकार मिलने चाहिए थे उन अधिकारों का विरोध किया। पर मैं 4 नाम अंबेडकर साहब, यही तो इस देश की खूबसूरती है। विरोध हुआ लेकिन फिर भी हिंदू कोड बिल आया और हिंदू कोड बिल माना जा रहा है। यस, अब आप सुनिए, अब आप बारीकी सुनिए। हिंदू कोड बिल के आधार पर 4 कानून लाए गए। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द सक्सेशन एक्ट 1956, द गार्जियन एंड माइनॉरिटी एक्ट आया 1956 में, और उसके साथ साथ जो है एक एक्ट और आया, आप नाम भी सुन लेंगे, द अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इसकी मैं धारा बता दे रहा हूं, इसकी द हिंदू मैरिज एक्ट की हमारे बीच में डीके दुबे साहब हैं, वो भी सुने। 2 धाराएं, धारा नंबर 2 जिसके सब सेक्शन ए बी सी, उसमें आप देखेंगे कि 21A जो कहता है कि इस देश में लिंगायत, वैष्णव और जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज वो हिंदू के अंग होंगे। इसके अलावा जैन, बुद्धिस्ट और सिख भी इसके अंग होंगे। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जूस के अलावा इस देश के जितने भी लोग हैं वो हिंदू लॉ के अंतर्गत आएंगे। लेकिन खूबसूरती अब देखिए, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है।
इस एक्ट का सेक्शन 5 कहता है कि जब दो हिंदू मैरिज करेंगे तो उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब हम साफ साफ फिर से आते हैं, बाबा साहब ने किस बात को कहा था कि जब कोई ब्राह्मण किसी छत्री से शादी करेगा तो उसके ऊपर कौन से कानून लागू होंगे, हिंदू कोड बिल के लागू होंगे जो, या इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर जो कहां गई ब्राह्मणवादी व्यवस्था पवन राव साहब, इसको 70 साल पहले हम छोड़ चुके हैं। अरे सर, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहां है सर? मैं अब नहीं है, गलत सोचते हैं आप। अब आप सुन लीजिए, एक वीडियो सुनिए। निश्चलानंद स्वामी ने से एक व्यक्ति ने प्रश्न पावर है, और देहरादून की एक महिला है रज्जो, जिसको 5 विवाह करने का जो है मजबूरी में करनी पड़ी। क्या वहां का उन्होंने सर्वे कराया है? इन्होंने कोड बना लिया पवन राव जी, पवन राव महिलाओं के ऐसा ना करिए ना पवन राव जी। एक कोई आइसोलेटेड केस बनाकर उसको 140 करोड़ की जनता का ट्रेंड बना दे, कम से कम ये ना करिए। आपसे ये उम्मीद नहीं करता मैं, AIMIM से करता हूं, वो करेगी, पर आप समझदार आदमी हैं। एक आइसोलेटेड केस हुआ इस देश में शाहबानों का, और पूरे तरह से इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई गई। क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होता है? देवदासियों के साथ मंदिरों में किस तरह से अत्याचार होता है? उन महिलाओं की आप जो है पीड़ा समझ सकते हैं। डीके दुबे साहब के बात चलता हूं। डीके दुबे जी, क्या ये पैरेलल कंपैरिजन हो सकता है कि देवदासी के साथ ऐसा होता था, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता? कोई रज्जो नाम की महिला है जिसको 5 शादी करनी पड़ी, क्या इसको हम एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कॉमन सिविल कोड के साथ? अगर पवन जी इसको शांति से सुनेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, तो बता पाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये जो विविधताएं बता रहे हैं, इन्हीं को तो दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। आप कहते हैं हिंदू कोड बिल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है कि अगर जिस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, उस समय उसके नीचे रिपीलिंग एक्ट में जब सबसे बात की जो धारा होती है उसमें रिपीलिंग लिखा जाता है, और रिपीलिंग में लिखा जाता है कि मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज, पारसी लॉज, क्रिश्चियन लॉ, ये सब आज से रिपील होते हैं और पूरे देश के लिए ये एक कानून लागू होता है। दूसरी बात जो इन्होंने हिंदू लॉ पर कह दी, वो ये देखिए, जो हिंदू की परिभाषा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंटों में भी कहा है, और जो हिंदू लॉ में परिभाषा दी गई है वो ये कहा गया है, जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, जो अपने आप को ईसाई नहीं कहता, जो अपने आप को पारसी या यहूदी नहीं कहता, वो हिंदू है। उसके ऊपर ये सारी चीजें हिंदू लॉ लागू होता है। अब ये जो बाइफर्गेशन है, वो हिंदुओं के अंदर बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, हिंदुओं के अंदर बहुत सारी मैथोलॉजीज हैं, क्योंकि बहुत पुराना धर्म होने की वजह से बहुत सारे संतों की वाणियां हैं, सब अपनी अपनी फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम कानूनी पहलू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी की ग्रीवांस होगी तो वो अपने संत की फिलॉसफी पर जाएगा या कानून पर जाएगा, वो अपने पैगंबर की फिलॉसफी पर जाएगा या कानून पर जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि भारत में एक कानून हम बना देंगे जिसमें सबको वही फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे सिखिज्म को फॉलो करता हो, लिंगायत को फॉलो करता हो, पसायत को फॉलो करता हो, कपालिक को फॉलो करता हो, वो चाहे जैनिज्म को फॉलो करता हो या बुद्धिज्म को फॉलो करता हो, उनके सबके एक से अधिकार होंगे और एक व्यवस्था हम लागू कर देंगे। यही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ऐसी व्यवस्था, एक महिला के साथ ऐसा हो गया, वही तो खत्म करना है। ये कह रहे हैं कि देवदासियों का ऐसा प्रकरण है, वही तो खत्म करना है। जो कह रहे हैं 4 निकाह हो सकते हैं, वही तो खत्म करना है। भाई खत्म तो यही करना है। और मुझे लगता है किसी भी समुदाय ने विरोध नहीं किया है, सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ लोग पार्टिकुलर सुपर स्पेशल राइट चाहते हैं, उनको समस्या है। बाकी क्या उत्तराखंड में जो विवाद की बात कर रहे हैं उन्होंने विरोध किया है क्या? देवदासियों ने विरोध किया है क्या? या कहीं भी सिखों ने विरोध किया है क्या? पारसियों ने विरोध किया है क्या? बौद्धों ने विरोध किया है क्या? नॉर्थ ईस्ट वालों ने विरोध किया? ये बताएं तो किसने विरोध किया है? ये बैठकर AIMIM विरोध कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको सुपर स्पेशल ऐसा लगता है, ये सिटीजन सुपर सिटीजनशिप लेकर आए हैं, ये सामान्य मेन स्ट्रीम की सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए ये विवाद है। पवन अंबेडकर साहब को ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है जो ये कह रहे हैं कि ये विभिन्नताएं हैं। ठीक है, विभिन्नताओं को साधना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पवन राव अंबेडकर जी क्या कहेंगे, फिर मैं राजीव के पास जाऊंगा। गलत इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं। कैसे, ये भी तो समझा दीजिए संक्षेप में। आप सुन लीजिए, अभी दुबे साहब ने वही चीज कही जो मैं कहना चाह रहा था कि यूसीसी जिस दिन इंप्लीमेंट होगा, उस दिन से वो सारे कानून यहां से अबॉलिश होंगे, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे पारसी के संबंधित हो, चाहे मुस्लिम के। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब ये अबॉलिश हो जाएंगे
तो इस देश में महिलाओं को क्या वो सम्मान मिलेगा जिसके लिए आदरणीय मोदी साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए कह रहे हैं? क्या एक ब्राह्मण महिला या लड़की स्वच्छंद रूप से किसी क्षत्रिय लड़के को चुन सकती है? अरे क्यों नहीं चुन सकती सर? इसमें कोई रोक नहीं है। अरे इसमें कोई रोक नहीं है पवन राव साहब। तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी करता है, क्षत्रिय कुर्मी से शादी करता है। कहाँ है दुनिया, कहाँ से कहाँ चली गई पवन भाई? आप वहीं खड़े हुए हैं, चलना ही नहीं चाहते आगे। अब आप सुनिए, गोवर्धन मठ के निश्चलानंद स्वामी साहब को समझाइए कि प्रोपेगेंडा ना फैलाएं इस देश में। फिर वही बात, वर्ण व्यवस्था के फिर वही बात। एक किसी स्वामी ने क्या कहा उसको आप देश का कानून थोड़ी बना सकते हैं। अगर यूसीसी आता है तो ऐसे लोगों को आप क्या जेल में डालने का काम करेंगे जो वर्ण व्यवस्था का ये विरोध? फिर आप कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ? फिर पवन राव साहब चैंपियन बनेंगे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कि एक स्वामी ने ऐसा बयान दे दिया, आपने जेल में डाल दिया उसको, और वो मौलवी चला गया तो फिर तो कहर मच जाएगा। और कोई मौलवी जेल में चला गया तो कहर मच जाएगा। इस देश में लागू रहेगी। जाति व्यवस्था का अबॉलिशन होना चाहिए यूसीसी से पहले। जाति व्यवस्था का यूसीसी से क्या संबंध है? पवन राव साहब थोड़ी इंटेलिजेंट बातें कर लीजिए। जाति व्यवस्था का यूसीसी से क्या संबंध है, ये मुझे समझा दीजिए कि भाई ये संबंध है जाति व्यवस्था का यूसीसी से। संबंध है, डायरेक्टली संबंध है। इस देश में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलेगा यूसीसी आने के बाद, क्योंकि इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था चरम सीमा पर है। कोई भी महिला स्वतंत्र रूप से अपने लिए विवाह नहीं चुन सकती है। क्या बात करते पवन साहब, कौन से जमाने में रहते हैं आप? 18वीं सदी चल रही है क्या? 1823 चल रहा है पवन साहब, 1823 चल रहा है क्या? ये पवन राव अंबेडकर बोल रहे हैं, मैं सोच के ही मुझे कुछ हो रहा है। मैंने देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वर्ण व्यवस्था को जीवित रखने वाले लोग बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई एक वर्ण की महिला दूसरे वर्ण में शादी करेगी तो वर्ण संकरता आएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ आपके साथ मैं मुहिम चलाना चाहता हूँ। मैं मतलब पवन साहब आप इतने समझदार हैं, आप इतने समझदार हैं। अगर आप ये तर्क देंगे तो तर्कों की कोई जगह नहीं हो सकती इस बहस में। आप जैसा समझदार आदमी इस तरह के तर्क देगा कि जाति व्यवस्था से कॉमन सिविल कोड का लेना देना है तो मतलब मुझे सोच पे तरस आता है। माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डीके दुबे जी, एक क्विक स्टेटमेंट आपका, फिर मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। आना चाहिए। देखिए अभी भी ये जो पवन राव जी दिखा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें अभी भी सेक्शन 5 इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। उस सेक्शन 5 में कहीं भी कोई जाति की बात नहीं कही गई है। उसमें ये कहा गया है जो वयस्क हो गया है, जिसके रिलेशन पहले से नहीं, यानी कि ब्लड रिलेशन में नहीं है, ये चर्चा की गई है। उसमें कहीं भी किसी भी जाति की बात कही ही नहीं गई है। वो पढ़ के बता देंगे, भले से फर्जी हो। राशिद शरीफ के पास चलूंगा। राशिद शरीफ साहब, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? हाँ दीपक जी, अभी सुन रहा था, इतने तमाशों के बीच में यूसीसी आने वाला है।